दोस्तों जोहार। झारखंड में नौकरियों की विज्ञप्तियां आना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे विज्ञप्तियां आ चुकी हैं और बहुत सारी आनी बाकी हैं। ऐसे में झारखंड में एक नौकरियों की विज्ञप्तियों का त्यौहार सा हो गया है, एक पर्व सा हो गया है और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। झारखंड में आपको जॉब प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको झारखंड का नॉलेज होना चाहिए और बेहतर नॉलेज होना चाहिए। ऐसे में हम आज से शुरू कर रहे हैं झारखंड सीरीज और यहाँ पर हम रोज़ एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे आपके पास, जिसमें हम झारखंड के बारे में बेहतर जानेंगे और अच्छे से जानेंगे ताकि आप समझ सके और आपको याद हो सके। इसमें हमने आज लिया है, आज की पहली कड़ी में आप कह सकते हैं, हमने लिया है झारखंड के नाम को। झारखंड जो एरिया आज का है, जो झारखंड अस्तित्व में आया आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस एरिया को क्या पहले भी किसी नाम से हम जानते थे और अगर जानते थे तो किस नाम से जानते थे, इसे हम देखेंगे। और झारखंड नाम आते आते कितना वक्त लगा, कब इसका नाम झारखंड पड़ा, तो झारखंड के नाम का ये आज का वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, इंटर लेवल का हो या स्नातक स्तर का हो या डिप्लोमा स्तर का हो, आप जेएसएससी या जेपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसे देख लें और यहाँ से आपको ये नाम याद हो जाएगा। और ऐसे भी आप अगर किसी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं भी हो रहे तो भी आपको झारखंड के नाम को जानना चाहिए क्योंकि आप झारखंड के वासी हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के नाम आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा और हम कुछ बुक्स की बात करें, कुछ ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ग्रंथ कहना बेहतर होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है आपका, ऐत्रेय ब्राह्मण। और इसमें अगर बात की जाए तो हम झारखंड को पुंड नाम से जानते हैं। देखें, पुंड या फिर आपको पुंड लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से। ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें हम झारखंड को जानते हैं पुंड या पुंड्र नाम से, ठीक है। फिर वायु पुराण की बात की जाए, पुराण आपको पता है, पुराण वायु पुराण में अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर हम जानते हैं मुरंड नाम से। यानी कि वायु पुराण में जो झारखंड एरिया का नाम लिया गया है वो मुरंड के नाम से लिया गया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये झारखंड आज का झारखंड नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द या ये झारखंड उसमें लगभग समाहित था या इससे बड़ा एरिया भी उसमें शामिल था। इस बड़े प्रदेश को, क्योंकि आपको पता है झारखंड अगर आप जानते भी होंगे, झार जोड़ खंड है ना, झार जोड़ खंड, झार से हो गया झाड़ और खंड मिस प्रदेश कह सकते हैं और झाड़ को आप वन कह सकते हैं, मतलब वन प्रदेश। तो झारखंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो वन प्रदेश है। तो इस बड़ा एरिया जो कि अभी का झारखंड है, फिर आप थोड़ा सा बंगाल का एरिया ले लें, थोड़ा उड़ीसा का एरिया ले लें, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का एरिया ले लें, इस बड़े एरिए को हम कहते थे वन प्रदेश और इसी को हम लोग झारखंड बोले। तो इस एरिया को ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुंड या पुंड्र नाम से जाना जाता था। मतलब उस ग्रंथ में पुंड या पुंड्र शब्द का यूज हुआ है झारखंड के लिए। वायु पुराण की बात की जाए तो इस एरिया के लिए वहाँ पर मुरंड शब्द का यूज हुआ है। विष्णु पुराण की बात की जाए तो यहाँ पर मुंड शब्द का यूज हुआ है, उपयोग हुआ है झारखंड के लिए, उस बड़े एरिया को बताने के लिए। मुंड याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है। वायु पुराण में मुरंड है जबकि विष्णु पुराण में मुंड है, ये देख लेंगे। भागवत पुराण की बात की जाए तो यहाँ पर झारखंड को हम जानते हैं किक्कट प्रदेश से। देखिए, किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में हम झारखंड को, यानी इस पुराण में झारखंड के लिए किक्कट प्रदेश नाम का यूज हुआ है, उस शब्द का यूज हुआ है। और महाभारत की बात की जाए तो यहाँ पर दो नाम यूज हुए हैं, एक पुंडरिक देश। और बता दें आपको कि पुंडरिक देश महाभारत के दिग्विजय पर्व में, जो दिग्विजय पर्व महाभारत का है उसमें इसका नाम पुंडरिक देश है। जबकि एक और शब्द मिलता है महाभारत में, वो पशुभूमि। पशुभूमि आप देख लेना भाई, क्योंकि ये जंगल का एरिया था, एक बड़ा जंगल का एरिया था, तो यहाँ से पशु मिलते होंगे, तो पशुभूमि एक नाम मिलता है महाभारत में झारखंड के लिए। तो ये जो ग्रंथ हमारे पास, जो पुराने ग्रंथ, जो प्राचीन ग्रंथ थे, उसमें झारखंड के ये नाम है। फिर से एक बार देख लें, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में मुरंड नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में मुंड नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश से इस क्षेत्र को हम जानते हैं, जबकि महाभारत में पुंडरिक देश और पशुभूमि से हम जानते हैं।
इसके आगे हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। पहले आप इसको समझिए है क्या। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था और समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक भी युद्ध नहीं हारा था, मतलब जितना भी इसने युद्ध करा वो सभी युद्ध इसने जीता। तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का एक महान शासक था और इसकी प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब आप समझ सकते हैं प्रशंसा। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने एक प्रशस्ति लिखा समुद्रगुप्त के लिए, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई थी। उसने जो सारे युद्ध लड़े और जिन राजाओं को उन्होंने अधीन करा उन सभी के बारे में विस्तार से लिखा। तो उस प्रशस्ति को और उस प्रशस्ति को इन्होंने क्या करा कि प्रयाग में एक स्तंभ पर उसे उल्लेखित कराया। तो इसका नाम हो गया प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का जो नाम मिलता है वो मुरुंड से मिलता है। मुरुंड देख लें, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को हम मुरुंड के नाम से जानते हैं, है ना। मुरुंड देश के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य यानी मिडाइवल पीरियड के पहले की आप बात कर लें तो उस समय जो संस्कृत साहित्य लिखे गए उसमें झारखंड के लिए, इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए कलिंद देश वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए कलिंद देश का यूज हुआ यहाँ पर। और 13वीं सदी के ताम्रपत्र, 13वीं सदी आप समझ लें, आप मोटा मोटी समझिए कि 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच का ये ताम्रपत्र हमें मिला है। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द पहली बार उल्लेखित हुआ है, यानी पहली बार आप कह सकते हैं कि झारखंड वर्ड हमें कहाँ मिला, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और इसे आप कह सकते हैं कि ये प्रथम पुरातात्विक उल्लेख है, ये प्रथम पुरातात्विक उल्लेख झारखंड का आप कह सकते हैं ये है, क्योंकि पहली बार जो झारखंड हमें मिला, झारखंड वर्ड जो हमें मिला है वो यहीं से मिला है। उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो थे, जो मिडाइवल एज में, जो मिडाइवल पीरियड में जो मुस्लिम इतिहासकार थे, वे झारखंड के लिए झारखंड वर्ड का ही यूज किए हैं। तो वहाँ से जो यहाँ से झारखंड स्टार्ट हुआ आपका 13वीं सदी से, उसके बाद झारखंड वर्ड का यूज हो रहा। और कबीर एवं जायसी जो रचनाएं इन्होंने लिखा है उसमें भी झारखंड वर्ड का ही यूज है। कबीर और जायसी की रचनाओं में भी झारखंड के लिए झारखंड वर्ड का उपयोग है। फिर से एक बार देख लें, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए मुरुंड देश उपयोग हुआ है, जबकि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसे कलिंद देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के लिए झारखंड शब्द पहली बार उल्लेखित हुआ। उसके बाद जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने झारखंड वर्ड का यूज़ करा। और फिर लास्ट में कबीर और जायसी की जो रचनाएं मिलती हैं उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो आप देखें कि इसका जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो 80% एरिया कवर करता है, 80%, और जबकि 20% एरिया है वो संथाल परगना ऑक्यूपाइड करता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर छोटा नागपुर की हम बात करें तो मोटा मोटी झारखंड की हम बात कर रहे होते। तो अगर कोई नाम हम रखते हैं इसका तो आप समझिए कि वो नाम झारखंड का भी है। तो एक चीनी यात्री थे फाइयान, एक चाइनीज़ यात्री थे, चीन से आए थे चलकर यहाँ पर, और ये आए थे विक्रमादित्य के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से विख्यात है, उनके टाइम में ये आए थे फाइयान। और इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, उसका नाम रखा था फो को क्वी। आप इसे याद रखेंगे, फो को क्वी, जो कि फाइयान के द्वारा लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत था। और इसमें इन्होंने छोटा नागपुर के लिए जो वर्ड यूज़ किया है ना, वो कुक्कुटलाड यूज़ किया है, कुक्कुटलाड, ठीक है। और एक और यात्री आए थे चाइना से चलकर, ह्वेनसांग उनका नाम था, और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो ह्वेनसांग जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं उसका नाम रखते हैं सी यू की। और इसमें जो नाम रखते हैं ये छोटा नागपुर का, वो रखते हैं किलोना सुकालाना, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, आप कह सकते हैं। ह्वेनसांग जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं सीयू की, उसमें किलोना सुकालाना इसका नाम रखते हैं। किसका भाई? तो छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर को अगर हम मध्यकाल की बात करें, आप यहाँ देख लेंगे इसके बाद, अगर मध्यकाल की बात करें तो इसका नाम कोकरा या खोखरा था, कोकरा या खोखरा था,
मध्यकाल में हम इसे कोकरा या खोखरा नाम से जानते थे, लेकिन बाद में यही जो नाम है, यही जो एरिया है, उसका नाम होता चला गया चुटिया नागपुर। चुटिया नागपुर, चुटिया नागपुर नाम हो गया। उसके बाद फिर जो इसका नाम हो गया वो चुटा नागपुर और फिर छोटा नागपुर। देखिए नाम किस तरह से बदलते जाते हैं, चुटिया नागपुर, चुटा नागपुर और फिर लास्ट में इसका नाम हो गया छोटा नागपुर। और यही छोटा नागपुर आगे चलने लगा और ये तब तक चला जब तक कि अंग्रेज आ गए 1765 में। अंग्रेज भारत पर कब्जा कर लेते हैं। 1767 में वो झारखंड में एंट्री करते हैं और 1833 तक आप कह सकते हैं कि इन्होंने इसका नाम यही रहने दिया, छोटा नागपुर। लेकिन 1834 में उन्होंने एक एजेंसी गठित की थी, जिसका हम नाम बोलते हैं, ये एजेंसी एक्चुअली में अंग्रेज़ों के द्वारा गठित की गई थी और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए की गई थी। साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, आप हिंदी में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी कहते हैं। और इन्होंने इसका जो मुख्यालय रखा वो रखा विल्किंसनगंज, विल्किंसनगंज, और इसी को विशुनपुर या फिर से आप कह लें विशुनपुर नाम, ये इसकी राजधानी इन्होंने रखा और यही बाद में चल के रांची बन जाता है। तो ये इतिहास था इसका कि मध्यकाल में हम इस एरिया को कोकरा या खोखरा कहते थे, लेकिन बाद में ये नाम चुटिया नागपुर हो गया, चुटा नागपुर हो गया, फिर छोटा नागपुर हो गया। ये 1833 तक चला। लेकिन उसके बाद जब 1834 में SWFA की स्थापना हुई, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए, तो इसकी राजधानी विल्किंसनगंज बना दी गई। इसे विशुनपुर के नाम से भी जानते थे और आज इसी को हम रांची के नाम से जानते हैं। 20% जो एरिया झारखंड का है वो संथाल परगना का है। तो संथाल परगना के लिए जो प्राचीन नाम मिलते हैं हम उसे भी देख लेते हैं। अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका जो सबसे पहले नाम मिलता है नरीखंड, है ना, नरीखंड के नाम से हम संथाल परगना को जानते हैं। और बाद में इसी का नाम क्या हो जाता है, कांकजोल। देखिए इस नाम से हम संथाल परगना को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम था नरीखंड, लेकिन बाद में इसी का नाम कांकजोल हो जाता है। लेकिन ह्वेनसांग जब आते हैं राजमहल में और जब यहाँ पर आते हैं तो ये इसका जो नाम रख देते हैं किचिंग कोयलो, है ना। राजमहल एरिया को ह्वेनसांग है वो किचिंग कोयलो कहते हैं। और इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, संथाल परगना के नाम है। साथ में ये जो राजमहल नाम पड़ा ये मध्यकाल में नाम पड़ा था। मध्यकाल मतलब जो मुस्लिमों का एरिया था, जब मुस्लिम का काल था, तो उस समय राजमहल इस एरिया का नाम पड़ा था। तो ये संथाल परगना के कुछ नाम थे। और एक और वर्ड आपको सुनने को मिलता है दामिन एक को, ये बहुत फेमस नाम है और यहाँ से क्वेश्चंस भी अक्सर आ जाया करते हैं। दामिन एक को है क्या, असल में इसका हिंदी नेम या मतलब इसका अर्थ आप कह सकते हैं पहाड़ी अंचल होता है, पहाड़ी अंचल। अब ये है क्या, तो कुछ राजमहल के एरिया, कुछ पाकुड़, कुछ गोड्डा, कुछ दुमका के जो एरिया हैं उन एरिया को मिलाकर एक एरिया जो बना उसे हम कहे दामिने को यानी पहाड़ी अंचल। तो फिर से एक बार देख लें, संथाल परगना को हम सबसे पहले जानते थे नरीखंड के नाम से, फिर बाद में उसे हम कांकजोल कहने लगे। जब ह्वेनसांग आए इस एरिया में तो उन्होंने इस एरिया को यानी राजमहल वाले एरिया को किचिंग कोयलो कहा और राजमहल जो नाम पड़ा वो मध्यकाल में पड़ा। बाद में एक दामिने कोह वर्ड आता है, दामिने कोह का मतलब होता है पहाड़ी अंचल और ये एरिया और कुछ नहीं, वो राजमहल का कुछ एरिया था। साथ में पाकुड़, गोड्डा, दुमका का कुछ एरिया, उन सबको मिलाकर ये नाम दामिने कोह दिया गया। दोस्तों आपने देखा कि झारखंड के जो पुराने नाम थे धीरे धीरे ये झारखंड तक कैसे पहुंचा और साथ में छोटा नागपुर का नाम जो पुराना नाम था और अब इसका जो नाम है, यहाँ तक हम ये यात्रा तय किए। उम्मीद है आप इस वीडियो को बेहतर समझे होंगे और एक बार दो बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें तो आपको ये नाम झारखंड के याद हो जाएंगे और इसी तरीके से देखेंगे ताकि आप आसानी से इसे याद कर सकें, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ होने की चांसेस होते हैं। और ये वीडियो आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।